कि विशालकाय ब्लैक होल से रोशनी की धार और आंधियां निकलकर आकाशगंगा में फैल रही हैं। पर कुछ ऐसा भी है जिसके कारण ब्लैक होल में आहार जाने से रुक जाता है। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए सितारा मटेरियल निगलता हुआ लगता तो है, पर बहुत ही धीमी रफ्तार से। सैजिटेरियस ए स्टार, जिसका छोटा नाम सैग ए स्टार है, उसके निगलने में कौन सी चीज बाधा बन रही है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय ब्लैक होल से निकलती इंफ्रारेड किरणों का अध्ययन किया। ऐसा करने के लिए उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर काफी ऊपर उड़ान भरनी पड़ी। दिक्कत यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद भाप की बूंदें इंफ्रारेड लाइट को नीचे आने से रोकती हैं। सोफिया एक इंफ्रारेड दूरबीन है जिसे एक एयरप्लेन के बगल में लगाया गया है। चाहे सुनने में ना लगे, पर ये एक स्थिर प्लेटफॉर्म है। सोफिया अंतरिक्ष में इन ऑब्जेक्ट्स को इंफ्रारेड छोड़ते हुए अच्छी तरह देख सकती है। सोफिया हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गैस की संरचना पर ध्यान केंद्रित करती है। यह हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप धूल के बारीक से बारीक कण को भी ट्रैक कर सकती है। जब बादल में मौजूद धूल के कण मैग्नेटिक फील्ड से एक लाइन में आते हैं, तो वो उन पर पड़ने वाली लाइट को खास तरीके से स्कैटर करते हैं, जिसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो धूल के कण वास्तव में उस धूल के बादल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड का नक्शा बना सकते हैं। टेलीस्कोप में दिखाई दिया कि धूल के कण सर्पीले पैटर्न में व्यवस्थित हुए हैं, जिससे उनके आगे बढ़ने की दिशा का पता चला। उनकी चाल से यह रहस्य खुला कि सैग ए स्टार भूखा क्यों है। वो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें ब्लैक होल के ऑर्बिट में भेज रहा था, उसके अंदर गिरने देने की बजाय। इसका मतलब वो उस धूल को ब्लैक होल से दूर रख रहा था। यहां तक कि चुंबकीय क्षेत्र विशालकाय ब्लैक होल सैग ए स्टार के आहार गैस के बादलों को उससे दूर ले जा रहा था। ये अभी की सिचुएशन है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदल सकते हैं। वहां बहुत सारा कचरा है, धूल, गैस और दूसरे तारे। तो वो करीब आने पर मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं और इससे हो सकता है कि वो डस्ट ब्लैक होल में गिर जाए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदलना सैग ए स्टार के लिए उम्मीद की किरण है, और शायद चुंबकीय क्षेत्र के कारण M87 स्टार को आहार मिलता है। हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है और हम इस विशालकाय ब्लैक होल में गिरती इस सामग्री का पीछा कर रहे हैं। हम अब बढ़ गए हैं इवेंट होराइजन की तरफ, ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड के बीच की सीमा, जहां फिजिक्स के नियम भी पीछे छूट जाते हैं। हमारे यान ने एक्रीशन डिस्क को पार कर लिया है। इससे आगे विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार का संपूर्ण अंधकार है। अगर ब्लैक होल की किंवदंतियां सच हुई तो यह हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमारे यान को चूर चूर कर देगा। बताएं, साइंस फिक्शन में बहुत शानदार कल्पना की गई है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये आइडिया हुआ है कि अगर कोई ब्लैक होल में गिरता है तो स्पेगेटिफाई हो जाता है। ये मैं हूं। ये एक ब्लैक होल है जो मेरे पैरों को ज्यादा खींच रहा है बजाय मेरे सिर के, और अगर ये ब्लैक होल हमारे सूरज से ज्यादा भारी है तो ये डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि मैं स्पेगेटिफाई हो जाऊंगा, फट जाऊंगा। तो क्या M87 स्टार हमें भी स्पेगेटिफाई कर देगा? इसका जवाब ये ब्लैक होल के मास टू एरिया रेशियो पर निर्भर करता है। एक तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान 14 सूर्यों के बराबर होता है, उसका विस्तार सिर्फ 42 किलोमीटर होता है, यानी एक छोटा सा गांव। जैसे जैसे ब्लैक होल से नजदीकी बढ़ती है, इतने छोटे आयतन में इतना ज्यादा द्रव्यमान होने से ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्सेस में बहुत तेज उछाल आता है। एक छोटे ब्लैक होल में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ दूरी घटने के साथ इतनी बदलती है कि आपके सिर के मुकाबले आपके पैर 1 अरब गुना तेजी से खिंचेंगे। पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ ऐसा नहीं होता है।
एक तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल का द्रव्यमान छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, जबकि एक विशालकाय ब्लैक होल का द्रव्यमान उससे 1 अरब गुना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण उसके करीब जाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब विशालकाय ब्लैक होल के पास जाना चट्टान से कूदने की बजाय ढलान से नीचे उतरने जैसा है, यानी ये आपके चिथड़े नहीं उड़ाएगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल की रेप्यूटेशन खराब है, पर ये रेप्यूटेशन स्टेलर मास ब्लैक होल्स की वजह से है, जो चीजों के चिथड़े उड़ाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके ज्वारीय बल बहुत कमजोर होते हैं, तो मैं अगर उसके अंदर जाऊं तो आराम से ब्लैक होल के अजीब नजारे कैप्चर करता रहूंगा और दूर के ऑब्जेक्ट्स के लाइट्स को बेंड होकर आते देखूंगा। इसका मतलब हम M87 स्टार तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। वहां पहुंचने पर हमें दुनिया का सबसे अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। विशालकाय ब्लैक होल अपने आसपास की लाइट को विकृत कर देता है। ब्लैक होल से दूर ये घुमाव बहुत मजबूत नहीं होता, लेकिन लाइट ब्लैक होल के जितना पास पहुंचती है उतनी ही बुरी तरह से उसका मार्ग विकृत हो जाता है और ब्लैक होल के चारों ओर की स्टार लाइट बहुत अजीब हो जाती है। वो रिंग्स और आर्क्स में खिंच जाती है। हम वो चीजें भी देख पाएंगे जो विशालकाय ब्लैक होल के पीछे छिपी हैं। जैसे मैं इसके पीछे की गैलेक्सी भी देख पाऊंगा जिसका शेप बिल्कुल घूम गया है क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर लाइट बेंड हो गई है। ब्लैक होल्स लाइट को इतना बेंड कर सकते हैं कि वो मेरे चेहरे से गई, यहां से घूमी है और दूसरी तरफ से आ गई, तो मैं तो एक ब्लैक होल को शेविंग का मिरर बना लूं। ब्लैक होल के आसपास क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना होगा, और ग्रेविटी की भाषा स्पेस टाइम की भाषा है, ये भी समझना होगा। स्पेस टाइम अर्थात दिक्काल पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है। अगर हम दिक्काल का चश्मा पहन सकते तो हमें सितारे, ग्रह और मंदाकिनियां दिक्काल के जाल पर तैरते हुए नजर आते। इन वस्तुओं में द्रव्यमान है और द्रव्यमान दिक्काल को तोड़ मरोड़ देता है। एक ट्रपीज आर्टिस्ट को याद कीजिए जिसके नीचे जाल बिछा है। अगर वो ट्रपीज से जाल के ऊपर गिरते हैं, जाल विकृत होता है। जहां आर्टिस्ट गिरता है वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। यहाँ ट्रपीज आर्टिस्ट ब्लैक होल की तरह है, जाल यहाँ स्पेस और टाइम के फैब्रिक की तरह है जो द्रव्यमान के कारण डिस्टॉर्ट हो रहा है। वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण दिक्काल के जाल में आई ये विकृति असल में गुरुत्वाकर्षण है। आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, आपकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ज्यादा आप स्पेस टाइम को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो एक ट्रेपीज आर्टिस्ट जाल को थोड़ा बेंड करेगा, पर 100 ट्रेपीज आर्टिस्ट जाल को बहुत ज्यादा बेंड करेंगे और उसे पार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक होल दिक्काल को सिर्फ मोड़ते ही नहीं हैं, बल्कि खींच भी सकते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खगोल वैज्ञानिकों ने V404 सिग्नी नाम के एक ब्लैक होल का अध्ययन किया। M87 स्टार की तरह वो सक्रिय है और उससे जेट्स निकलती हैं। उन्होंने देखा कि ये जेट्स हिचकोले से खा रहे हैं। इस गति को प्रोसेशन कहते हैं। ये जेट बहुत ही अजीब डायरेक्शंस में हिल रही है, पर असल में ये 2 मिनट ही ऐसा करती हैं। कारण, जब ब्लैक होल घूमता है तो वो दिक और काल को भी साथ में खींचता है। ये वैसा ही है जैसे शहद की कटोरी में चम्मच को घुमाना। आप खुद देख सकते हैं कि स्पेस और टाइम सच में घूम रहे हैं। वो ऑर्बिट को भी बदल रहे हैं और अपने आसपास की फिजिक्स को भी। तो क्या M87 स्टार अपने चारों ओर के दिक काल को खींच रहा है, ऑर्बिट्स और अपने ध्रुवों से निकलते जेट्स को बिगाड़ता हुआ? इस केस में हम देखते हैं कि इसका मास सूर्य से 2 अरब गुना ज्यादा है, पर हैरानी की बात है कि हम इसे देख पाते हैं। इसकी जेट्स 8 से 10 साल के अंतराल एक बार झूलती है। ब्लैक होल घूम रहा है पर डिस्क से पूरी तरह अलाइंड नहीं है, और यही चीज बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। M87 स्टार का भारी गुरुत्वाकर्षण स्पेस को मोड़ता है, जिससे प्रकाश इसके घुमावों के साथ चलने को मजबूर होता है। पर यह इक्वेशन के दूसरे पहलू के साथ क्या करता है, टाइम के साथ? आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है पृथ्वी के मुकाबले।
इस प्रक्रिया को गुरुत्वीय समय का फैलाव कहते हैं। दूर से देखने पर हमारा यान स्लो मोशन में चलता हुआ प्रतीत होता है, पर जब हम M87 स्टार के पास पहुंचेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आप उम्मीद करेंगे कि टाइम तो एक जैसा ही चलता है। आप घड़ी देखेंगे और हर सुई के साथ टाइम भी चल रहा है, एकदम नॉर्मल। पर आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए 1 मिनट दिखने वाला टाइम करोड़ों या अरबों साल लंबा हो सकता है। मान लो मैं अपनी मम्मी के साथ जूम कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूं, पर उन्हें ऐसा सुनाई देगा, हाय मम्मी। और ये कोई भ्रम नहीं है, मेरा टाइम वाकई धीरे चल रहा होगा। तो जब घर पहुंचूंगा तो वो कहेंगे, हे मैक्स, तुम कितने जवान, कितने सुंदर दिख रहे हो। और सच में मेरी उम्र कम बढ़ी, क्योंकि वहां टाइम धीरे चल रहा था। आखिरकार M81 स्टार पर पहुंचने पर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। अब हम सबसे अंदर के स्टेबल ऑर्बिट में हैं। इससे आगे गए तो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो आपके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो आप सुरक्षित बाहर निकल जाएं या फिर उस ब्लैक होल में गिर जाएं। चुनाव आसान है। हमने अपने यान के प्रोब को अलग कर दिया है। ब्लैक होल में अकेला वही जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इवेंट होराइजन ही ब्लैक होल की सतह है, पर यह एक तरह की गलत फहमी है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। पर सेंटर से कुछ दूरी पर एस्केप वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट है। क्योंकि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है, तो कोई भी चीज ब्लैक होल से नहीं बच सकती। इवेंट होराइजन को एक झरने के रूप में देखिए। किसी झरने में ऊंचाई पर पानी के वेग को याद कीजिए। अगर आप एक मछली हैं तो आप किनारे तक आएंगे और शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर आप बहुत दूर गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, आपको कूदना ही पड़ेगा। इवेंट होराइजन पर पानी मछली के तैरने की गति से तेज बहता है, या हमारे प्रोब के उड़ने की गति से तेज। तो झरना या गुरुत्वाकर्षण उन्हें बहा ले जाता है सीधे ब्लैक होल के अंदर। पर उनके चारों ओर के प्रकाश का क्या होता है? मान लीजिए वाटरफॉल के पास पहुंची मछली के पास एक फ्लैशलाइट है। वो एक एलियन मछली है। ब्लैक होल में ना सिर्फ वो मछली और फ्लैशलाइट, बल्कि फ्लैशलाइट की लाइट भी डूब जाएगी, यानी वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। ऐसा कुछ नहीं है जो वापस मुड़ सकता है। लाइट, मैटर, गाय, हाथी, जो भी इवेंट होराइजन को पार करेगा वापस नहीं लौट पाएगा। वो 1 वे टिकट है। इवेंट होराइजन के लिए एक 1 वे टिकट। पर यहां यान से हमें दिख रहा है कि प्रोब ने विशालकाय ब्लैक होल में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय हमारे दृष्टिकोण से ये प्रोब धीरे धीरे अपनी गति को कम करता जाएगा, बहुत ही कम, जब तक ये न लगे कि प्रोब के लिए वक्त रुक गया है। M87 स्टार के भीषण गुरुत्वाकर्षण ने उसके वक्त को जमा दिया है। प्रोब अटका हुआ दिखेगा, सतह से चिपका हुआ दिखेगा, पर वो सिर्फ हमारे दृष्टिकोण की वजह से। लेकिन असल में प्रोब ने इवेंट होराइजन पार कर लिया होगा और अब वो ब्लैक होल के अंदर होगा। काश ये इतना आसान होता। पर 2 मुख्य सिद्धांत जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इवेंट होराइजन पर काम नहीं करते। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि प्रोब ब्लैक होल में प्रवेश करता है, पर क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी बाधाएं उत्पन्न करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ आइडियाज के हिसाब से कुछ ऐसा होगा जिसे कहते हैं फायरवॉल। क्वांटम एनर्जीज की एक ऐसी दीवार जो मटेरियल्स को असल में इवेंट होराइजन पार करने से रोकती है। इवेंट होराइजन को पार करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज का क्या होता है, इस सवाल ने भौतिकी के कुछ महान दिमागों को चुनौती दी है। क्या हमारा प्रोब विशालकाय ब्लैक होल में प्रवेश करेगा या आग की दीवार में जलकर राख हो जाएगा? हमारा प्रोब M87 स्टार के इवेंट होराइजन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन एक समस्या है। 2 प्रमुख सिद्धांत जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आगे जो होता है उसके लिए सहमत नहीं है।
एक का कहना है कि प्रोब बिना नुकसान पहुंचे आगे बढ़ जाएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि यह असंभव है। वो कहता है कि प्रोब आग की दीवार कहलाने वाली अभेद्य बाधा से टकराएगा। एक ही घटना के दो अलग अलग परिणाम कैसे हो सकते हैं? अब सामने एक इंटरेस्टिंग पजल आ गई है जहां पर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मिलती है और इसे कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अब हमारे सामने फिजिक्स की बहुत ही स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन आ गई है। यहाँ दो थियरीज एक साथ काम नहीं कर रही। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ ग्रेविटी सब मोटी बातें बता रही है, क्वांटम फील्ड थियरी छोटी बातें बता रही है। तो कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये एक रहस्य है। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि इवेंट होराइजन को पार कर लेना आसान है। अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। आप M87 स्टार जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन आराम से क्रॉस कर जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि जैसे कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप आराम से अंदर पहुंच जाएंगे। जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा प्रोब इवेंट होराइजन पार करता है और ब्लैक होल में प्रवेश करता है।